बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मंगल सिकंदर। आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 60 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की एपिसोड काफ़ी सुपर डुपर एंड अमेजिंग होने वाली है, बॉम्ब ब्लास्टिंग होने वाली है। सो वॉच इट टिल द एंड एंड डोंट वरी ब्रो, रात को नेक्स्ट पार्ट भी इसका आ रहा है। सो चिल इंजॉय करें। आज दो एपिसोड भी नहीं, क्योंकि कल थोड़ा हो गया था तो इस वजह से। ओके, नावल नेम कल्बे सर इस कलम एमी राइट्स उर्दू नावल आर्ट से। ओके ओके रिलैक्स, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तो मैंने इसे फिर से रोता देख इसके गिर्द हिसार तंग किया। थोड़ी देर तक वो मुँह ही मुँह बड़बड़ाते अपने किरदार की सफाइयाँ उमर को देती नींद में जाने लगी। जब वो सो गई तो मैंने उठा कर इसे बेड पर लेटाया। वह गहरी नींद में होने के बावजूद उमर के गिर्द अपने बाजू सख्ती से बांधे हुए थी। इसने गिरफ्त हटानी चाहिए तो बीजा ने रोक दिया। मत हटाओ हाथ, अगर वो नहीं दूर हो रही तो तुमसे तो मत करो इसे खुद से दूर। बैठ जाओ साथ ही। इनकी बात पर उमर कदरे झिझक सी महसूस हुई थी। वे लेट जाओ, तुम्हारा अपना बुड्ढी है। बीबी श्री बोली तो एक पल को सब मुस्कुराए, मगर साथ ही संजीदा हो गए। ये सब क्या था उमर? सोफिया बेगम नाम आंखों से उमर को देखती बोली। उसकी अपनी आंखें भी नम थी। वो इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। उमर इसे जवाब न देते देख विलायत ने पुकारा। पैनिक अटैक था। उमर धीरे से बोला तो सबकी आंखें हैरत से फैली थी। शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अपने घर वालों के रवैये को अभी तक कबूल नहीं कर पा रही। वो जब ज़्यादा डिप्रेस होती है तो इनके कहे गए सख्त अल्फाज गूंजते हैं इसके कान में। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात सब घर वालों को बता दी। सोफिया बेगम की आंखों से आंसू बह निकले थे। आज जो हालत उन्होंने ईमान की देखी थी, बहुत साल कबल इनकी भी यही कैफियत थी। इन्हें एकदम से माजी में कहे अपने ही अल्फाज याद आए थे जो उन्होंने जमाल अहमद से कहे थे। जब इसने कमरे में से निकलने से पहले कहा, अब देना अपनी पाकदामनी के सबूत सबको। जमाल हबासे से बोला, जमाल मेरी बद्दुआ है, अल्लाह तुम्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजे और फिर एक दिन तुम्हारा मकफ़ात इस पर लौटे। इसे भी मेरी तरह अपनी ज़ात पर ज़िल्लत सहनी पड़े, किरदार की सफाइयाँ देनी पड़ी, और मेरी दुआ है कि मैं वो मंजर देख कर मरूँ। इनके अल्फाजों पर तो इस वक्त सोफिया बेगम ने दिल में उठती तकलीफ के बायस चलाते हुए दुआ दे दी थी, जो सुनी गई थी। वो प्यारी सी बेटी इनके सामने थी, वो इनकी बहू थी, तो इस जालिम दुनिया से डरती इनके बेटे से लिपटी हुई थी। हमारी शर्मिंदगी के सोफिया बेगम को अपना वहाँ खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। वो कैसे अपने बेटे से नज़रें मिलाती, वो कैसे इस ईमान को इस हाल में देखती जिसका दिल फरिश्तों की तरह साफ था। वो बहुत हसास थी। सोफिया बेगम ने अपनी गालों पर बहते खामोश आंसू खामोशी से साफ किए। फिर ईमान की जाने बड़ी, जो उम्र के सीने पर चेहरा रखे सो रही थी। उन्हें बहुत फुर्सत से इसका चेहरा देखा था, जहाँ अभी भी दर्द की लहरें वाज़ा थी। शिद्दत से रोने के वो नींद में भी सिसक रही थी। उन्होंने बहुत प्यार से आगे को झुकते ईमान का माथा चूमा, फिर इसके नम गालों को अपनी हथेलियों से पूछते वो उमर को देखने लगी। एक तसल्ली बख्श हाथ उमर के सर पर फेरते वो खामोशी से पीछे हटती कमरे से निकलती चले गए। सब ने इनकी तकलीफ भरी खामोशी को महसूस किया था। मेरा ख्याल है हमें भी चलना चाहिए। बीजान के कहने पर सब ने सर हाँ में हिलाते बाहर का रुख किया था। उमर बेटा, तुम इसके ही पास रहना। इनके नसीहत पर उमर ने फीकी सी मुस्कान से सर हिलाया था। वो चलती हुई बेड के करीब आई। उन्होंने ईमान का हाथ, जो उमर के सीने पर फैला था पड़ा था, उठाते लबों से लगाकर चूमा और फिर आहिस्ता कदमों से चलते कमरे से बाहर निकल गई। सब जा चुके थे सिवाय बिलाज के, जो अभी भी अपनी जगह पर हाथ बांधे खड़ा अजीब नज़रों से उमर को देख रहा था। उन्होंने इसे ना हलते देख सवालिया नज़रों से इसे घूरा, जैसे कह रहा हो कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बलाज ने उमर के संजीदा चेहरे को देखते तजस्सुस से कहा, पूछो। उमर ने इस पर से नजरें हटाते ईमान के चेहरे पर गाड़ी थी। बलाज ने बहुत गौर से इसके चेहरे का जायजा लिया, फिर होंठ नीवा करते बात का आगाज करना चाहा, मगर पूछे कैसे, खुद समझ रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? बलाज के लहजे में बेइंतहा हैरत थी। इसके मुतक्का सवाल पर उमर मुस्कराया, फिर गहरी निगाहों से बलाज के चेहरे को देखने लगा, जहाँ हैरत थी। फिर इसे देखते हुए नम लहजे में बोलने लगा, नहीं जानता, नहीं मालूम यहाँ तक कैसे पहुँचा, बस दिल ने कहा इसके पास जाओ। इसे तुम चाहिए हो, तुम्हारी सोरी नहीं। उमर के मुतमईन अंदाज में जवाब देने पर बलाज की हैरानी कम न हुई थी। मगर फिर भी तेरी तबीयत क्यों खराब हुई? और फिर से मारे तजस्सुस इसके सवाल कर गया। इसकी बेचैनियाँ देखते उमर धीमा सा हंसा था। कहा ना, दिल को दिल से रहा है। मगर फिर भी कोई लॉजिक रीज़न। उमर ने आपकी बार सीधा सा जवाब दिया, मगर बलाज फिर भी ना टला था। इसे वजाहत चाहिए थी। एक ही लॉजिक रीज़न है और वो है इश्क, रूह से इश्क। उमर के सुकून से जवाब देने पर बलास के माथे पर बल पड़े थे। भला इश्क इतना मैजिकल कैसे हो सकता है कि महबूब की मौजूदा हालत का पता ला जाए? लाल ने दिल में सोचा, फिर उमर को देखकर अजीब से लहजे में बोला, सो स्ट्रेंज। इट्स नॉट स्ट्रेंज। उमर ने बलाज की बात की नफी की। इट्स ब्यूटीफुल। इसे कहते हैं रूह का मिलान। तो क्या स्ट्रेंज नहीं कि तुम कहीं और, भाभी कहीं और, दोनों की हालत बैक वक्त एक जैसी है। एक बीमार हुआ तो दूसरे को इल्हाम हो गया।
बिलाज का ताज्जुब किसी सूरत काम नहीं हो रहा था, वो एक लॉजिस्टिक इंसान था। इन रूहानियों कल्बी बातों पर इसका यकीन नहीं था, इसे ये सब अफसाना लगता था। मगर आज इसने अपनी आंखों से ये सब होते देखा तो अजीब बेचैनी ने इसे घेर लिया था। वह इस सब के पीछे छुपी लॉजिस्टिक वजह जानना चाह रहा था, मगर उसे भी ये नहीं मालूम था कि इश्क लॉजिस्टिक नहीं मैजिकल ही होता है। इसकी बेचैनी देखकर उमर का कहका बेसाता हुआ था। फिर मुस्कुरा कर हक्के बक्के बलाज को देखते हुए अमन ने एक शेर पढ़ डाला। दर्द दिल ज़बान से कहाँ बयां हो पाए, दर्द वो जो आशिक खुद ही महसूस कर जाए। हद नहीं रहती फिर इश्क के पैमानों की कोई, कशिश वो के कदम बेख्तियार हो जाए। पलाश के चेहरे के तासात तजस्सुस से स्पार्ट हुए थे। वो बहुत ज़ेरिक निगाहों से उमर को घूरने लगा था, जैसे उमर की चमकती आंखों में इश्क का मतलब तलाश रहा हो। चलो अब भागो यहाँ से, मुझे अपनी बीवी से प्यार करना है। उमर के मुस्कुरा कर बेवाक़ी से कहने पर बिलाल, जो उमर की आंखों में आंखें गाड़े जवाब तलाशने में था, एकदम से चौंका। फिर उमर के बात का मतलब समझ आया तो शर्मिंदा सा मुस्कुराने लगा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसने अपने जिगरी यार के मुंह से इस किस्म की बेबाक और शोख बात सुनी थी, मगर ना ऐसी बातें करना उमर की फितरत में न था। जन मुरीद बिला शर्मिंदगी से कान खुजाते बाहर की जाने बढ़ा था, मगर जाते जाते उमर को लताड़ना ना भूला। सोच समझ कर जवाब दो, तुम्हारी भी शादी होने वाली है। उमर ने एक आंख विंग करते मुस्कुरा कर कहा। ईमान अभी भी से लिपट कर गहरी नींद सो रही थी और उमर ने बिना किसी झिझक के इसे अपने हसार में ले रखा था, जैसे कोई दूध पीता बच्चा हो। हाँ तो तुम अपनी बात करो, मेरा क्या है, मैं तो पैदाइशी जानवरीद हूँ। बिलाश बेशर्मों की तरह मुस्कुराते वो उमर से जवाबन बोला। बात भी दुरुस्त थी। जब से हानि पैदा हुई थी वो इसकी बहुत लाडली थी, हर वक्त बाज बिया करते इससे चिपकी रहती थी। बलाज भी इससे बेहद प्यार करता था, इसे उठाता था, इसके गाल चूमता था, इसके साथ खेलता भी था। हता कि एक बार तो सोफिया बेगम के घर पर ना होने की वजह से इसने हानि का पैम्पर तक तब्दील किया था। ये अलग बात है कि इसे इस दौरान बहुत बार उबकाई आई थी और 3 बार कह जा दफा हो जा। अमर इसकी बात सुनते धीमा सा हंसते हुए बोला तो बलाज भी हंसते रूम से बाहर निकला था। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि कुछ याद आने पर संजीदगी से वापस मुड़ा। अच्छा सुन। इसके पुकारने पर उमर ने संजीदगी से इसे देखा। तुम ऐसा करो, भाभी को लेकर वॉशरूम में चले जाओ, यहाँ रोमांस करना सेफ नहीं है। मैं तब तक कारपेंटर को बुलाकर न्यू दरवाज़ा लगवा देता हूँ। बात करते बिलाज का चेहरा खासा संजीदा था, मगर इसकी बात समझ तो मैंने चिट का पास पड़े साइड टेबल से टिश्यू बॉक्स उठाते इसे खींच के दे मारा था। जब बिलाज ने किसी विकेट कीपर की तरह दांत निकाल कर मुस्कुराते हुए हाथों में कैच किया था कि मीना निकल यहाँ से, जाकर कारपेंटर को लेकर आ। मैं बिलाज को मुस्कुराते देख खुद भी मुस्कुराने लगा था। जो हुक्म बॉस। अभी गया और फिर ना आया, लगवाते रहो दरवाजा खुद ही। बिलाज फिर से शरीर हुआ और बात करते इसने रूम से भागने वाली की थी, इससे पहले कि उमर से जूता दे मारता। हबीस इंसान कारपेंटर लेके आ। उमर ने मंजर से गायब होते बिलाज को पीछे से आंख लगाई थी। इसकी बुलंद आवाज़ पर ईमान हल्का सा कांपी तो उमर ने इसका कंधा सहलाया था और बिलाज आवाज़ बुलंद यस पॉज कर गया था। वो शिकस्ता दिल के साथ पेट पर टांगे नीचे को लटकाए बैठी मुसलसल रो रही थी। आज इन्हें किसी और के सितम पर रोना नहीं आ रहा था। आज अदालत के कैटरे में इन्हें अपना आप खड़ा दिखाई दे रहा था। कमाल साहब इनके रोते वजूद को हमेशा की तरह आज भी अपने बाजू के हिसार में लिए इनके साथ बैठे हुए थे। जिस तरह से वो सोफिया बेगम की फिक्र करते इन्हें संभाल रहे थे, इनका अंदाज एहसास बता रहा था कि उमर की रगों में इनका खून था। बेटा बाप का अक्स हुआ था। मैं किस मुंह से इस बच्ची का सामना करूँ कमाल, मैं इतनी ज़ालिम कैसे हो सकती हूँ, मैं कैसे अपने बेटे के सामने जाऊँ। वो रोती हुई अपना सर कमाल साहब के कंधे से टिका गई थी। कमाल साहब इनके बातों से रंजीदा हो गए थे। कमाल, मैं नहीं दे सकती किसी को तकलीफ, मैं नहीं देख सकती किसी को अपनी बद्दुआओं के ज़रिए से। वो रोते हुए बयान करने लगी थी। बस करे बेगम, सब्र रखें। कुमार साहब ने दूसरे हाथ से इनका सार सबका था। मुझ में सब्र खत्म हो चुका है कमाल, मुझ में अब एक और सोफिया देखने की हिम्मत नहीं है। मैंने बहुत मुश्किलों से अपने जख्मों को सिया है। अगर आप अपनी ईमान को इस हाल में देखा तो वो ज़ख्म उधड़ जाएंगे और इस बार मैं इन ज़ख्मों के दर्द की ताब नहीं ला पाऊंगी। सोफिया बेगम की बात पर माँ साहब की आंख में नमी उतरी थी। और सफ़र आसान न था जो इन दोनों ने काटा था। वक्त गुजर गया था, मगर जो ज़ख्म दे गया था इसके निशान मोहब्बत के हो से छुप तो जाते थे मगर ख़त्म ना हो सके। इनके हिसार में मौजूद इनकी औरत बहुत हसास थी, ईमान की तरह बहुत कमज़ोर दिल की मालिक थी। वह कमाल अहमद ही था जो इसके टूटे दिल के टूटे टुकड़ों को मोहब्बत के गूंद से जोड़कर अपने घर आबाद कर गया था। अगर वो ना होते तो आज सोफिया सुल्तान नामी वजूद ज़मीन तले सो रहा होता। वहाँ साहब की आंखों के सामने पूरा माजी एक आधे मिनट की फिल्म की सूरत गुजरा था और इन्हें यूं लगा जैसे इनके जिस्म को किसी ट्रक के टायर तले कुचल दिया गया। इन्होंने अपना माथा सोफिया बेगम के माथे से टिका दिया, फिर नाम लहजे में इनसे मुखातिब हुए। हमारे बच्चों के लिए दुआ करो सोफिया। मैंने आज जो मंजर देखा है ना, इसने मेरे रोंगटे खड़े करते हैं।
जो एहसास मेरे बेटे की आंखों में था वो मुझे रूह हिला गया। इनकी बात पर सोफिया बेगम ने खुद को संभालते अजीब ताज्जुब भरी नज़रों से इनके चेहरे को देखा था। कमाल साहब ने आपकी नम आंखें सोफिया बेगम की आंखों में गाड़ी थी। दुआ करो सोफिया, इस बच्ची के लिए दुआ करो, अपने रब से माफ़ी मांगो, इन अल्फाजों की तौबा करो, हो सके तो इस मासूम जान की खातिर जमाल को माफ़ कर दो, क्योंकि वो जो कुछ आज हुआ है ना, मुझे वो मकाफात अमल नहीं लगा बल्कि इसका आगाज़ लगा। कमाल साहब की बात पर सोफिया बेगम के माथे पर बाल पड़े थे, अपने आंसू पोंछते उन्होंने सख्त नज़रों से कमाल साहब को देखा। मैं इस शख्स को हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकती, इतना बड़ा जिगरा नहीं है मेरा। वो बोली तो चेहरे से ज़्यादा लहजा सख्त था। तो क्या इतना जिगरा है तुम्हारा कि अपने बेटे को अपने सामने बिखरते हुए देख सको? उन्होंने बहुत तल्ख सवाल कर डाला था। सोफिया बेगम इस बारे में चाहते हुए भी कुछ ना बोल सकी थी। मैं अपने बेटे की आंखों में जो एहसास देखा है आज, वो सिर्फ हकीकत या मोहब्बत नहीं थी, वो इश्क था सोफिया, इश्क। इनके दिलों के साथ इनकी रूहें भी एक हो चुकी हैं। वो इसका मतलब है कि अगर तकलीफ़ ईमान को हुई तो सरात उमर पर पड़ेंगे। तुम मज़लूम थी, तुम्हारी आहें सुनी गई हैं, और इससे पहले ये आहें तुम्हारी ही बहू और बेटे पर कहर बनकर नाज़िल हों। दिल बड़ा करते माफ़ कर दो इस शख्स को। रब से दुआ करो सोफिया, वो बच्ची तुम्हारी बद्दुआओं की ज़द में ना आए, वरना जो हाल हमारे बेटे का होगा वो तुम देख ना पाओगे। कमाल साहब के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि एक पल को सोफिया का वजूद कांपा था। मैं इस बच्चे के लिए दुआएं खैर तो कर सकती हूँ कमाल, मगर इसके बाप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने सख्त अंदाज में अटल फैसला सुनाया था। कमाल साहब खामोश हो चुके थे। ज़्यादा इसरार करना इन्हें वक्त के लिहाज से दुरुस्त ना लगा था। बिलाज पानी पीने की नीयत से किचन में आया तो नज़र हानि पर पड़ी, जो चाय चूल्हे पर चढ़ाए गुमसुम से खड़ी थी। हनी, बिलाज ने इसे सोचों में डूबा देखते प्यार से पुकारा। वो एकदम से चौंकी, और इससे पहले इसका हाथ चूल्हे पर रखे चाय के गर्म सॉस पैन से टकराता बिलाज ने फिरती से आगे बढ़ते इसके हाथ थामे थे, और इस यकदम होने वाली अवतार पर इसके हाथ में पकड़ा पानी का गिलास छनाके के साथ सारा मुंह पर आन पड़ा था। ओह सॉरी जी, वो होश में रहा करो। अंदाज़ा है तुम्हें कितना करीब खड़ी थी झूले के? अगर तुम्हारा ये स्कार्फ चल जाता तो, जो पट्टे की तरह गले में लटका रखा है तो फिर? बलाज गुस्से से हनी को डांटते बोला था। चेहरा हद दर्जा संजीदा था और माथे पर बाल पड़े थे। हानि की फिक्र में इसे अपने गीले मुंह की भी फिक्र न थी। हानिया को इसकी डांट का रत्ती बराबर भी असर न हुआ था। इसके सर लहजे से पहले तो वो सहमी थी, मगर फिर इसके चेहरे को गौर से देखा, जहाँ गुस्से के साथ साथ पानी की टपकती बूंदें भी थीं, जो नाक और पलकों से मोतियों की तरह गिर रही थी। वो गीला कैसे हुआ था इसे समझ नहीं आई। फिर नज़र बलाज के हाथ में पकड़े पानी के गिलास पर पड़ी तो इसे मामला समझ आया, और एकदम से हंसी का फवारा इसके मुंह से छूटा था। मुंह पर हाथ रखते हंसी रोकनी चाहिए, मगर सामने ही बलाज का पानी से तार चेहरा देखते इसकी हंसी कैकों में बदल गई थी, और पेट पर हाथ रखते वो लोटपोट होने लगी थी। पलाह तो सुन सा इसे देख रहा था, जैसे इसने डांटा था मगर वो दांत निकाल रही थी। कोई शर्म नाम की चीज़ है तुम्हें? शोहर डांट रहे हो तुम, और तुम पागलों की तरह हंस रही हो। इसके गुस्से से कहने पर हानिया के कहकों में मजीद इजाफा हुआ था। वो गला फाड़ कर हंसने लगी थी। क्या? बिलाज ने न समझे से इसे देखा था, जो उंगली इसके चेहरे की जानिब कर रही थी। बिलाज ने मुंह पर हाथ फेरा तो समझ आई कि वो इसके मुंह पर पानी गिर जाने की वजह से हंस रही थी। इसने फौरन से पहले सिंक शेल्फ पर पड़े टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू लेते अपना चेहरा साफ किया। पागल वागल तो नहीं हो गई हो? ऐसे कौन हंसता है लड़की, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। बिलाज ने आंखें फाड़े हानिया को देखा, मगर इसकी हंसी को बिलाज की घूरियों से भी ब्रेक न लगी थी। बिलाज ने गुस्से से लब बींचे इसे देखा था, फिर आओ देखा ना ताओ चूल्हे पर उबलती चाय का सॉस पैन उठाकर सिंक में उल्ट दिया। हानि की हंसी का स्विच एकदम से ऑफ हुआ था। वो मुंह खुले अब इस सॉस पैन को देख रही थी, जो बिलाज के हाथ में था, और इसे सिंक में उल्टाए वो सारी चाय को बेदर्दी से बहा गया था, जो इख्तिताम के मराहल में थी। हानि के माथे पर बेसाख्ता बाल पड़े थे, चेहरा और नाक गुस्से से फूले थे। फिलवक्त तो वो दोनों के चेहरे ही गुस्से से फूले हुए थे। ये आपने अच्छा नहीं किया, हानिया ने शिकवा किया। लहजा नाम हुआ था तो? बिलाज ने आईब्रो झुकाते से जैसे चैलेंज किया था। तो ये कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो हंसूंगी आप पर। बात कहते हनी को एक बार फिर से हंसी का दौरा पड़ा था। बिलाज ने बेबसी से नजरें घुमाई थी। इसकी हनी का कुछ नहीं हो सकता था, जाने वो ये बात कैसे भूल जाता था। हानिया बिलाज का उतरा चेहरा देखते हंसते हुए एकदम से इसके सीने से आ लगी, और दोनों बाजू इसके कमर में डाल कस कर डालते इसके सीने में चेहरा छुपा कर हंसने लगी थी। बिलाज का चेहरा एकदम से स्पार्ट होता सुर्ख पड़ा था, सारा गुस्सा हवा हुआ था, सटता पैर पूरे वजूद में एक स्पार्क सा दौड़ा था। वो जहाँ खड़ा था वहीं साकिन हो गया। सांस एकदम से रुक गई, और फिर जब से चंद सेकंड के वक्फे से दोबारा रवानी से चली तो बहुत हल्की और गहरी सी महसूस हुई थी। बिलास को अपने दिल की धड़कन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस हुई। बेसाता इसके हाथ आने की कमर के गिर्द घायल हुए थे। बिलास ने इसे मजीद खुद के करीब करते घेरा तंग किया था। हानि के जिस्म की गर्माइश बिलास को अपने वजूद में उतरती महसूस हुई थी। हंसने के बाद हानि का हिचकोले खाता वजूद इसे बेहद सका रहा था। दूसरी तरफ हानि की हंसी में ज़रा बराबर भी फर्क नहीं आया था।
बलाश ने चेहरा झुकाकर इसके बालों पर रखते इनकी मुलायम खुशबू को गहरा सांस अंदर खींचकर रूह तक महसूस किया था। निगाहों में सुर्खी के साथ हमार उतरा था, मगर वो झल्ली तो इसे पानी से था चेहरा को ही इमेजिन करती हंसी जा रही थी। हंसी को एक बार फिर ब्रेक तब लगी जब बलाश ने बेख्तियार होते एक छोटी सी बेबाक जिसारे कर डाली। वो झटका खा के बेसाता बलाश के मजीद करीब हुई थी। फिर बेयकीनी से सर उठाते बलाश का सुस्त चेहरा देखा। अपनी पोजीशन का ख्याल करते हानिका चेहरे की हवाइयाँ एकदम से उड़ी थी। अभी वो मजीद कुछ समझती या बोलती कि अचानक से किचन में कमाल साहब की आवाज़ गूंजी। हानि बेटा, कितना वक्त और लगेगा चाय तैयार? वो बोलते हुए किचन में दाखिल हुए, मगर सामने का मंजर देखते इनके चेहरे पर अजीब तासुर उभरा। बाकी की बात मुंह में ही रह गई। बेयकीनी से मुंह खोली ने इन्होंने अपनी लाडो रानी और बलाश को देखा, जिनके दरमियान एक आधे इंच का भी फासला न था। वो एक दूसरे से चिपक कर खड़े एक दूसरे को देखने में मस्त थे, मगर इनके आवाज पर दोनों को एक झटका सा लगा था। बलाश ने एकदम से हानि को अपनी गिरफ्त से आजाद छोड़ी तो वो अपनी कमर का सारा वजन इसके बाजू पर डाले खड़ी थी, लड़खड़ा कर नीचे गिरी थी। बलाश ने हज्जा सा होते झुक कर इसे फर्श से उठाते खड़ा किया था। हानि ने उठकर जल्दी से गले में डाला स्टालर उतारते सर पर ओढ़ते चेहरा बाप से मुहाली सिमत मोड़ लिया था, जबकि बलाश भी शर्मिंदा सा कभी सर की पुश्त जाता तो कभी बियर्ड पर हाथ फेरते आगे पीछे देखने लगता। ला हौला वला कुव्वता, उन्होंने दिल में पड़ा। बेटी चाय, कमाल साहब ने सिचुएशन को इग्नोर करते हानि की पुश्त को सवालिया नजर से, जी बाबा बना रही हूँ, बस 5 मिनट। पर फांसी में हानि को कुछ सूझा ना, तो चूल्हे पर पड़े खाली सॉसपैन में ही लीडल पवा घुमाने लगी। कमाल साहब ने इसकी बात सुनते चूल्हे को घूरा। बेटी फ्लेम ऑन कर लो, ठंडी चूल्हे पर चाय नहीं पकेगी। कमाल साहब के कहने पर हानिया मजीद शर्मिंदा हुई। चोरी पकड़े जाने के एहसास से इसने सख्ती से आंखें मीचते निचला लाभ दांतों में तले दबाए थे। जी बाबा, आवाज में वाजिया शर्म थी, शर्मसारी थी। और आप बलाश सिकंदर, अब की बार उन्होंने संजीदा चेहरे से बलाश को देखा, अपनी जाने में तुझे किया। जी मामू, बलाश ने फरमामदारी से कमर पर दोनों हाथ बांधते सर झुकाकर सरस से कहा, आइंदा अपनी होने वाली बीवी को यूं मत छूना छोड़ना, चाहे कोई भी आ जाए। कमाल साहब की बात के आखिर पे मुस्कुरा कर बलाश को आंख पिंक करते किचन से निकले थे, जबकि बलाश पहले तो हैरान हुआ, फिर बात का मतलब समझते मुस्कुरा कर इनकी दूर जाती पूछ को देखने लगा। हानिया तो अब भी इससे नजरें चुरा रही थी। बलाश ने इसके हाथ से सॉस पैन लेते इसमें पानी डाला तो हानिया इसके देखकर शर्मिला से मुस्कुराई। बदले में बलाश भी मोहब्बत से मुस्कुराया। फिर दोनों में नोक चोक करते मिलकर चाय बनाई थी। वो इसे देख ही जा रहा था बिना पलक झपके। इस मासूम चेहरे को उम्र बस देख ही जा रहा था। आंखें नम थी और चेहरे पर इस तरह की तकलीफ नुमाया था जैसे ईमान की बिखरी हालत ने दिया था। ईमान तो यूं इसके हसार में सो रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की पुरतहफ़्फ़ुज़ आगोश में हो। चेहरे पर दूर दूर तक कोई तकलीफ न थी। ऐसा ही लग ही नहीं रहा था कि यह वही ईमान थी जो कुछ देर पहले दहाड़े मार मार कर रो रही थी, बल्कि यूं गुमान हुआ कि अपना हर गम हर दर्द उम्र के हवाले करते वो खुद पुरसकून हो चुकी थी। मैंने झुक कर इसके माथे पर अपने दहकते लब रखते आंखें मूंदी थी, फिर न जाने कितनी देर वहीं टकाए रखे और तब पीछे हटा जब इसे बाहर से आवाज़ सुनाई दी, उमर जी आज किधरे हो टूट जाओ, दरवाज़ा कौन इत्थे पाला जे। उमर जी आज किसी और कमरे में चले जाएं, दरवाज़ा नहीं है इधर सर्दी है। गुल दरवाजे के बाहर खड़ी जुमारी अंदाज में शरीर से मुस्कुरा कर बात करते उमर को अपनी बात का असल मतलब समझा गई थी। तुसी नसते हो इथू, आप चलती बने यहाँ से। उमर ने भी इसे देखते ही इसी के अंदाज में पंजाबी में दूर से हाँक लगाई थी। वो पंजाबी बहुत कम बोलता था, सिर्फ तब बोलता था जब इसे किसी पर गुस्सा आए, मगर निकालना ना चाह रहा हो तो वो पंजाबी जुबान का सहारा लेते तंज कर जाता था। उमर के जवाब पर गुल शर्मिंदा सा मुस्कुराते वहां से आगे बढ़ गए थे। उमर के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आकर गायब हुई थी। फिर एक नज़र ईमान को देखते फौरन से इसे अपने बाजू में उठाते हुए बेड से उठ खड़ा हुआ था। रूह अपने खुफिया कमरे की जानिब था। बाजू में झूलते ईमान को लिए हुए तेज कदमों से वार्डरोब का दरवाजा खोलते नीचे की जानिब बढ़ा था। 20 मिनट बाद इसने डोर को ऑटो लॉक किया था। ईमान को बहुत एहतियात से बेड पर लड़ाते वो खुद भी इसके साथ ही लेट गया था। इसका सर हाथ से उठते उमर ने अपने बाजू पर मुंतकिल किया था, फिर इसे देखता रहा। आधी से ज्यादा रात उमर ने इसे देखने में काटी थी। वो खुद तो पुरसुकून नींद सो गई थी, मगर इसे बेचैन करके इसकी नींद उड़ा करके इस रात कोई भी मामूल के मुताबिक दस्तरखान पर खाना ना खा सका था। सब उदास थे, हर किसी को अपने लिहाज से दुख हुआ था। सोफिया बेगम का तल्ख माजी इनके सामने आया था। बीजान और बीबी शरी भी माजी के इस वाक़े में खो सी गई थी। हुरैन से अपनी दोस्त की हालत देखी ना गई थी। इससे पहली वाली और अब वाली ईमान में आज ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस हुआ था। अपने कमरे में जाते वो बहुत रोई थी। इसे अनाया, मोमिन और लकी ने संभाला था। वो भी कुछ देर पहले ही सोया था, मगर फिर से कानों में ईमान की वही चीखों पुकार भरी आवाज़ें पड़ी तो एकदम से आँख खुल गई। बेकरारी से नज़र ईमान पर पड़ी तो वह जागती आंखों से इसे ही देख रही थी।
उमर की निगाहें इसके चेहरे पर अटक गई थी। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। आज होठों पर कफल था, निगाहें बोल रही थी। ईमान इसे अपनाइया से देख रही थी, इसके अलावा कोई तासर इसकी निगाह में न था। जबकि उमर की नज़रों में बहुत कुछ था, नमी, दर्द, इज़्तिराब, मलाल और सबसे बढ़कर शिकवा। कब से नहीं ली मेडिसिन? पहला सवाल ही उमर की जानिब से नाराज़गी भरे लहजे में आया था। ईमान टीटों की तरह मुस्कुराई, फिर अंगड़ाई लेते हुए आम से लहजे में, 1 हफ्ते से। मुस्कुराहट हनूस लबों से चिपकी हुई थी। उमर के चेहरे पर मजीद नाराज़गी छाई। क्यों? उमर ने इसे सख्त नज़रों से देखा। दिल नहीं चाहा। वो उमर को मुस्कुरा कर देखती फिर से लापरवाही से बोली, शट अप। उमर बोला नहीं चिढ़ा था। ईमान ने चौंक कर इसे देखा, मगर तासात हनूस नम और चेहरा मीठी मुस्कान से भरा था। ऐसे लग रहा था जैसे अपना हर गम उससे गुजरे रात में चीख चीख कर निकाल बाहर कर दिया हो। अब वो हद से ज्यादा पुरसुकून थी, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उमर एकदम से उठकर बैठा और इसने अपना साथ दोनों हाथों में थाम लिया। ईमान भी फौरन से उठी थी। नजरों में एकदम से हैरत उमड़ी। वो उमर को देखने लगी, जो हाथों में सर गिराए खींच खींच कर सांस लेता और जैसे खुद को पुरसुकून करना चाह रहा हो। उमर, ईमान ने धीमी सरगोशर माँ आवाज से इसे पुकारा था। इसने सर हाथों से उठाकर ईमान को देखा तो इस पल को इसे लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। उमर की सूर पड़ती नाम निगाहों में शिकवा था। लफ्ज सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त से इसकी हालत पर ईमान कुछ बोल नहीं पाई थी। तुम यूं क्यों करती हो मेरे साथ ऐसा? मुझे जानबूझकर अज़ियत देती हो। वो ऊंची आवाज़ में सर लहजे से बोला, जबकि ईमान चुप सादे से देखे जा रही थी। तुम जानबूझकर ये सब करती हो ईमान, मुझे टॉर्चर करने के लिए। बोलो, जानबूझकर मेडिसिन लेना छोड़ी थी ना? और मैंने कहते ही एकदम गुस्से से उसकी किलाई थामी थी। बोलो। वो इसके बाजू का झंझोड़ कर तेज आवाज़ में बोला था। ईमान होंकों की तरह उमर को देख रही थी, जो अपने गुस्से को बमुश्किल जब्त कर रहा था। फिर इसकी सवालिया नजरें खुद पर जमी देख ईमान शर्मिंदगी से सर हाँ में हिला गई, तो इसकी कलाई पर उमर के हाथ की गिरफ्त एकदम से नरम पड़ी थी। वो बेयकीनी से ईमान को देखने लगा, जब सर झुका गई थी। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, उमर बोला तो इसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। एक झटके से सर उठाते ईमान ने उमर को देखा। सॉरी, वो मज़ीद बड़बड़ाई। सॉरी व्हाट? तुम्हें गुस्सा था मुझ पर तो किसी और तरह से निकाल लेती यार, लड़ लेती मुझसे, मार लेती मुझे, और अगर फिर भी दिल ना भरता तो सर फाड़ देती मेरा, मगर ये ना करती। ईमान ने बहुत गौर से इसे देखा, जो गुस्से से बोलता हुआ हाथ दर्जा मायूस और टूटा हुआ सा लगा था। ईमान इसके करीब हुई और दोनों हाथों से इसका चेहरा थामते ज़बरदस्ती अपने सामने किया, जो वो इससे मोड़े बैठा था। ईमान ने बहुत मोहब्बत से उमर की गसीली आंखों में देखा, फिर मुस्कुराने लगी। अगर ऐसा ना करती तो अपने लिए आपकी ये बेचैनियाँ कैसे देखती? जानते हैं आप, आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपको माफ़ कर दूँ। आपकी आंखें बता रही हैं कि आप मुझे तकलीफ़ें नहीं दे सकते। तुम्हारी इन चीखों ने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। उमर के कहने पर ईमान फ़ौरन से इसके गले लगी थी। सॉरी उमर, वो शर्मिंदगी से बोला। उमर ने शिद्दत से इसे खुद में भींचा था। ईमान प्लीज़ आइंदा ऐसा मत करना। मैं तुम्हें यूँ बिखरा हुआ रोते हुए नहीं देख सकता। अब अगर ऐसा हुआ तो मेरा दिल फट जाएगा। वो टूटे हुए लहजे में बोला, अल्लाह ना करे उमर, आपको कुछ हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। ईमान एकदम से इसे पीछे हटती, इसका चेहरा हाथों में थामती मोहब्बत से बोली, अच्छा बस करें ना, अब यूँ क्यों घूर रहे हैं मुझे? ईमान इसकी नज़रें खुद पर जमी देख कर बोली, तुम ठीक हो अब? उमर इसके चेहरे पर बिखरे बाल अपनी उंगलियों से संवारते इसके कान के पीछे रिश्ते कहा, बिल्कुल ठीक, 110%। चले अब उठे, ऊपर चलते हैं। वो मुस्कुरा कर कहती बेड से उतरी और बाजू से खींच कर उमर को भी अपने साथ घसीटने लगी, जो उदास वजूद इसके साथ खींचता चला गया। ऊपर आए तो नज़र सामने टूटे हुए कमरे के दरवाजे पर पड़ी। ये क्या है? ईमान की आंखें बेयकीनी से फैली थी। किसने तोड़ा ये? वो उमर को देखती बोली, मैंने तोड़ा। उमर भी लसानी से बोला, क्यों? क्यों क्या? तुम दरवाज़ा नहीं खोल रही तो मैंने तोड़ दिया। इसके बाद पर ईमान एकदम से सोच में पड़ी थी। रात का सारा मंजर धीरे धीरे आंखों के सामने लहराया था। आपके साथ बाकी सब भी थे। रूम तो वॉइस प्रूफ था, फिर कैसे पता चला कि मैं रो रही हूँ? ईमान ने सारी नज़रों से उमर को देखा तो वो मुस्कुराने लगा। सुबह से अब तक पहली बार वो मुस्कुराया था। बस चल गया, बता कैसे? मैं नहीं बताऊंगा, वो कहते हुए वॉशरूम जाने लगा। ईमान सोचों में डूबी वहीं खड़ी रह गई। फिर वो दोनों तैयार होते नीचे गए तो सबने ईमान को पहले से ज़्यादा प्यार देते अपने होने का एहसास लिया था। किसी ने भी गुजरी रात का जिक्र इससे नहीं किया था, मगर लहजों में इसके लिए मोहब्बत दुगनी कर दी। वो इस लायक थी कि इससे मोहब्बत की जाती। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड, और अब हम करते हैं कमेंट्स रीडिंग। तो देखते हैं किस किस ने क्या कमेंट किया है। तो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू रीड आउट ऑल द कमेंट्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो सबसे पहले आप सबका थैंक्स थैंक्स टू एवरीवन, जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कहते हैं कमेंट्स से। अरूज राजपूत ने कहा नाइस लॉन्ग एपिसोड दें। ओके, थैंक्स फॉर द कमेंट डियर। आगे आमिना आमिर ने कहा लॉन्ग एपिसोड एंड रोने वाले इमोजी। जो वी विल ट्राई आवर हार्ड एंड आवर बेस्ट, मगर
नहीं हो पाती, क्या करें यार, इतनी छोटा होता है ना तो इतनी टाइमिंग निकालना मुश्किल हो जाता है। मगर होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द लॉन्ग एपिसोड। ओके, आगे बिलाल बिलाल ने हार्ट, थैंक यू। आसिफ नूर, बट अमेजिंग हैप्पी। बीबी शरीन, कोई नहीं, लेटो लेटो, तुम्हारा अपना बेड है, तुम्हारा अपना बेड नहीं है। तुम्हारा अपना बुड्डी है। ओके, थैंक्स फॉर द कमेंट यार। आसिफ नूर ने कि इतनी बड़ी एपिसोड, हाय दिल टूटा है। ज- यार इतना आप डबल क्रॉसिंग तो नहीं ना करो, नहीं थी एपिसोड लॉन्ग तो अब इस तरह ताने थोड़ी मारने हैं, ताने थोड़ी करने हैं, उम्र की रूह आ गई आप में। मोहम्मद कासिम ने कहा बट आउट क्लास हैप्पी था, प्लीज इसकी हैप्पी एंडिंग करना, आई लव दिस नॉवल, रोजाना हैप्पी दिया करें। वी विल ट्राई डियर, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि रोजाना दे सकें। शमात ने गया बट आउट क्लास एपिसोड थी, बहुत आउट क्लास एपिसोड थी, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। मैविश राजा ने किया, ओफ आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स आफ्टर रीडिंग दिस एपिसोड, लिटरली आई एम क्राइंग। Umar and Iman, certainly all of Iman's sorrow have been renewed because everyone words can be tolerated, but the words of those who are close to the heart can't be tolerated. And Iman's character was also questioned by her father and brother. All of this is beyond her tolerance. It's only because of Umar's attention and love that she holding herself together, otherwise she has a lot of sorrows within her. Certainly Sophia Begum curse has affected Iman today. She is also going through the same agony today that Sophia Begum went through years ago. Yeah, it's true. And thanks for the long and huge comment. Thank you so much. Zainab Naseem official, इतनी छोटी एपिसोड, अल्लाह। कोई नहीं यार, नेक्स्ट लॉन्ग है ना, आज 2 पार्ट्स दिए हैं, 1 एपिसोड अभी दी है, या 1 शाम को मिलेगी, तो एन्जॉय करना, लॉन्ग होगी आज। मोहम्मद इब्राहिम ने कहा, आई रियली फील पेन इन माई हार्ट अबाउट ईमान्स कंडीशन बिकॉज आई एम सेम टची अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर किसी भी हयादार लड़की के करेक्टर पर सवाल उठाया जाए और उसके अपने ही साथ ना दें तो ये ट्रॉमा उसके अंदर से नहीं निकलता। इट्स ट्रू, सो प्लीज़ लोगों किसी के भी करेक्टर का मजाक ना बनाया करो। ब्रो ये रियलिटी है हमारी कंट्री की, नहीं समझते यहाँ पे लोग। मगर होप फॉर द बेस्ट, और हमारी अब जो न्यू जनरेशन है मे भी थोड़ी सी अच्छी निकल आए। ईमान फातिमा ने कहा, आई एम क्राइंग इन दिस एपी फॉर ईमान बट आई लव देयर कनेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, थैंक यू सो मच। मानुशील, यार स्पीचलेस एपिसोड था, मुझे तो रोना आ गया ईमान की हालत देख के, और मेरा पे शदीद गुस्सा आ रहा है। नाइस एपिसोड भी नहीं कह सकती हूँ कि सैड था ना। ओके, थैंक्स फॉर द कमेंट डियर। ग़ज़ाला मलिक, अमेजिंग एपिसोड डियर राइटर, आपकी राइटिंग स्किल्स आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त लिखती हैं। ऐसा कि हम उस चीज़ में खो जाते हैं। मैंने कुछ राइटर्स को देखा है कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, दिल करता है कि उनको अप्रिशिएट करने का। ज़्यादातर नॉवेल्स को जस्ट रोमांटिक ही होते हैं, बट आपके नावल की एक बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, आपकी स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप स्टेप बाय स्टेप स्टोरी आगे लेकर जा रही हैं। थैंक्स फॉर द ह्यूज कमेंट। आई एम श्योर राइटर विल बी सो हैप्पी आफ्टर रीडिंग दिस कमेंट। आगे अनीसा गफूर, हार्ट एंड बैंडेज, थैंक यू। दिल पे मरहम लगाने के लिए, शबनम शबनम, सच में रोना आ गया है। हापी अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए हकीकत में, आमीन सुम आमीन। मिरहा मलिक, फैबुलस हैप्पी, थैंक्स डियर। उम्मे मदीहा, थैंक यू हैप्पी फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल एपिसोड। व्हेन विल बी द नेक्स्ट? Here's the next episode, and inshallah soon at the night will be the next part again coming. मैं भी समीर ने किया एक नाइस एपिसोड, प्लीज़ इतना बताएं कि नावल हाफ हो गया है क्या? नहीं, नहीं नावल हाफ नहीं हुआ, नावल अभी स्टार्ट है यार, यार स्टार्ट चल रहा है, स्टोरी बहुत लॉन्ग है इसकी। आगे मरियम ने किया एक वाला एपिसोड है, आप ही थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। ओके डियर। ईमान एंड उमर माय फेवरेट ब्यूटीफुल कपल, प्लीज़ 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 इन दोनों को जुदा मत करना। एंड एपिसोड फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर एंड सो इमोशनल हार्टिंग, थैंक यू सो मच डियर। अल्लाह हाफिज़।